अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ क्रिकेट हो जाए। आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच हुआ। श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए 43.3 ओवर्स में 209 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने 35.2 ओवर्स में 215 रन स्कोर किए। उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा कमबैक किया। अगर हम स्टार्टिंग देखते हैं तो श्रीलंका के जो ओपनर्स थे वो 125 तक कोई विकेट नहीं गिरी थी, लेकिन उसके बाद फिर लाइन से विकेट्स गिरना शुरू हो गई। नसीम भाई, आज का मैच जब स्टार्ट हुआ तो लगा कि श्रीलंका की इसी तरह ग्रिप है। 125 तक कोई विकेट नहीं थी, पहली विकेट 125 पे गिरी और उसके बाद लाइन लगना शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा कमबैक किया है। क्या कहेंगे आज के मैच पर? देखिए, स्ट्रॉन्ग टीम का स्ट्रॉन्ग कमबैक शरीफ भाई, हम सब एक्सपेक्ट यही करते हैं ऑस्ट्रेलिया से कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है नर्व्स के मामले में। कल हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया 10वें नंबर पे कैसा फील कर रहा होगा 10 टीमों के टूर्नामेंट में। आज वो 8वें नंबर पर आ गए एक फतह के बाद। और देखिए, उनका सफ़र आज जो शुरू हुआ और जो ख़ास तौर पे आपने बात की कि जो ओपनिंग स्टैंड था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। 125 रन पे पहली विकेट गिरी। निशान का 61 और 67, कोशाल परेरा 71 और 82। लेकिन ये रन्स थे 21.4 ओवर्स में। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आगे कितने 29 ओवर आपको दिखाई दे रहे थे जब पहली विकेट गिरी थी। वहाँ से ज़बरदस्त एडम जैम्पा ने आज जो जगह पे आके गेंद की है विद इन द स्टम्प्स बॉलिंग की है उन्होंने, वो ब्रेक लगाया वहाँ पे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी डोमिनेंसी 2 जगह पे शामिल बताई कि हम कितनी बड़ी टीम है। एक, वो जो 125 से उन्होंने 209 रन तक रिस्ट्रिक्ट किया। ये एक हर टीम के बस की बात नहीं है। ये वो टीम होती हैं जो लगी रहती हैं, कोशिश कर रही होती हैं, जान मारती रहती हैं, तो इस तरह के रिजल्ट होते हैं। अब कैजुअल क्रिकेट नहीं खेल रही होती, वो टीमें नहीं है। ये वो टीम होती है कि जो स्ट्रॉन्ग कमबैक कराती है। उन्होंने 2 मरतबा बताया कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। एक इस चीज़ में कि जब उन्होंने 209 रन पर रिस्ट्रिक्ट किया। सेकंड, जो उन्होंने 35 ओवर में टारगेट चेस किया, वो अपने ही हिसाब से कह लें। हमारे सामने 209 रन का टारगेट आ जाए तो हम 47-48 ओवर में जाके चेस कर रहे होते मजे से। अच्छा नसीम भाई, लेकिन इनकी भी 5 विकेट लूज हुई, तो आपके समझते हैं कि ठीक था फास्ट खेलते हुए 5 विकेटें गिर गई, या इनको विकेटें अपनी बचानी चाहिए थी? देखिए, इनको इस मैच से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। वो अपने ही अंदाज से खेलते हैं, वो अपने ही अंदाज से खेलेंगे तो जीतेंगे। थोड़ा सा भारत के खिलाफ आपने देखा, शेल में गए 190 पे आउट हो गए। खुल के खेले, 209 रन 5 विकेटों के नुकसान पे 35 ओवर में करके चले गए। अगर यही ऑस्ट्रेलिया रन 45 ओवर में करने के लिए जाए 209 रन, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 215 तो वो नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। अगर वो जाएंगे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हालात में। ऑस्ट्रेलिया का एक डिफरेंट फ्लेवर है खेलने का, और पाकिस्तान के मैच से पहले वो ज़रा ज़बरदस्त किस्म के रिदम में आ गए, जो हमारे लिए तो एक बड़ी अलार्मिंग हो गई हमारे लिए, क्योंकि हम बड़ा समझ रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया तो अभी 10वें नंबर पे चल रहा है, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस सामने आई है, और फिर हम अगर एडम जम्पा की बात करें तो 4 विकेट्स हासिल की। आतिफ, स्पिनर्स की अगर हम फिर बात करते हैं, वहीं हम घूम फिर के आते हैं उसी चौरंगी पे, कमाल कर रहे हैं। इंडिया के भी और अफगानिस्तान के भी स्पिनर्स ने कमाल किया, अब ऑस्ट्रेलिया के भी स्पिनर्स कमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह मैंने आपसे कल कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है चैंपियन टीम है, अच्छी टीम है, ठीक है, अपसेट हुआ है, 2 मैच हार गए, लेकिन अब उन्होंने देखे कमबैक किया आज के मैच में, और उनकी टीम ने शो किया। इनके स्पिनर जो जिस जगह का ट्रैक होता है वो वहाँ शो करता है। आप ऑस्ट्रेलिया चले हैं तो वहाँ उनके फास्ट बॉलर आपको खेलने नहीं देंगे। यहाँ स्पिन ट्रैक है, तो देखें आज जैम्पा ने लाइन से बॉल की और खेलने नहीं दिया। वही नसीम भाई वाली बात की, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने, 75 रन में ऑल आउट कर दिया उनको। तो ये उनकी बड़ी टीम की निशानी है। प्लस उन्होंने जब चेस भी किया तो आपके सामने 1 साइडेड इन्होंने चेस किया कि वही बॉल टू बॉल रन खेला और इजीली मैच को निकाल दिया। तो ये एक बड़ी टीम की निशानी होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह ये टीम ये सेमीफाइनल खेलेगी, मेरी बेस्ट टीम है। तो अलार्मिंग हो गया पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच? जी बिल्कुल, ये नसीम भाई ने जिस तरह पहले भी था, लेकिन हम थोड़ा लाइट थे ना, बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त भी बहुत अलार्मिंग था। ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है, तो हमारे वालों ने सीरियस ले लिया, वो तो टीम आई नहीं है। बहुत अच्छा कल सजेशन दिया था नसीम भाई ने कि हमारी टीम को फोकस करना चाहिए आज का मैच, कि ऑस्ट्रेलिया की कैसी टीम खेल रही है, हमें किस रद्दोमल से खेलना है, क्या करना है, सारी प्लानिंग आपको कप्तान को खास तौर पर पता होनी चाहिए। तो ये एक अलार्मिंग है, सही कह रहे हैं आप कि जो उन्होंने जिस तरह आज का मैच जीता है, और नेक्स्ट मैच के लिए वो हमारा उन्हीं से मैच है, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम अच्छी टीम। बहुत सारी चीज़ें हमारी टीम को देखनी पड़ेंगी, और जो हम ये सोच रहे थे, जैसे नसीम भाई ने कह दिया था ना शुरू में कि ठंडी ये वो टीम नहीं है, तो हम लोगों ने बहुत सीरियस ले लिया था। उन्होंने अभी नसीम भाई की बात को सीरियस लिया, उन्होंने गर्म हो रही है, हम वही टीम है। नसीम भाई,
अगर हम बात करते हैं बाबर की कप्तानी के हवाले से, पहले भी हमने बात की, आपने एक स्टेटमेंट दिया था तो आपसे ये सवाल बनता है, आपने कहा था बाबर एक हादसाती कैप्टन थे। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कुछ मोहम्मद जो अपना शोएब मलिक है, शोएब मलिक ने बाबर की कप्तानी के हवाले से बात की, तो जो हमारे साबिका क्रिकेटर है मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने बड़ा एक आड़े हाथों लिया, तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक साबिका कैप्टन की मिसालें दी कि वो भी 3 दफ़ा वर्ल्ड कप, 2 दफ़ा वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, फिर 92 में वर्ल्ड कप जीते। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बाबर जो है वो किसी की पर्ची पर नहीं आया है, तो उसको बैक करें, ना कि फजूल बातें करें। तो या तो फिर आपके स्टेटमेंट में प्रॉब्लम था कि जो आपने कह दिया था हादसाती कप्तान है मोहम्मद यूसुफ, तो उनके लिए लड़ने मरने को तैयार हो गए। रात को नहीं पता था बाबर आजम सुबह कप्तान बनेंगे। सरफराज की जिस तरह के एज ए कैप्टन, मैंने कहा था ना 21 रेटिंग पॉइंट से पाकिस्तान को नंबर 1 बना के रखा हुआ था। दोबारा T20 में पाकिस्तान नंबर 1 टीम नहीं बनी, तो कोई सोच भी नहीं रहा था कि सरफराज कप्तानी से हटेंगे और बाबर कप्तान बन जाएंगे। वो कुछ फैसले उस टाइम पे ऐसे हुए और जो उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स थे वो बस करते चले गए जो कह दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं रेजिस्ट करना चाहिए। मैं भी मुझे बड़ी हैरत हुई, मोहम्मद यूसुफ साहब अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच भी रहे, बैटिंग कंसल्टेंट भी रहे, वो इस तरह की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं भी एक चैनल पे भी सुन रहा था, वहाँ पे भी लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने ये बात कही कि ये अपनी जॉब्स के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्योंकि बाबर आजम वगैरह होंगे तो फिर ये इस तरह की, आप ये कोई टाइम है मोहम्मद यूसुफ साहब, पाकिस्तान टीम अभी इंडिया से मैच आ रही है, बाबर की कैप्टनशिप सब देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो तीसरी मरतबा जब वर्ल्ड कप खेलेंगे तो फिर जाके जो है वो इम्प्रूव कर देंगे। वो तीसरी मरतबा देखा किसने? अगर इस परफॉर्मेंस के साथ, अल्लाह करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, आमीन, आमीन। बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ क्या बाबर आजम को कंटिन्यू किया जाएगा एज ए कैप्टन? टीम सहमी हुई है, डरी हुई दिखाई दे रही है। यूसुफ साहब, मकसद है कोई तो एक टाइमिंग है। अगर शोएब मलिक ने बात की थी तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हर आदमी, आप किसी पान वाले की दुकान पे खड़े हो जाए, वहां पर भी यही बात कर रहे हैं, हम तो डरे हुए, हम तो सहमे में, हमारा कप्तान क्या कर रहा है, और आप कप्तान को ऐसे टाइम पे डिफेंड कर रहे हो। ये कोई टाइम नहीं था। तो क्या नौकरियों के चक्कर में कर देंगे जी, नौकरियां लग जाएंगी, वो बाबर जुगाड़ लगा देंगे। ये दिन आ गए कि एक लेजेंडरी अपने टाइम के एक अच्छे क्रिकेटर रहे, वो एक उसकी जुगाड़ लगाने के चक्कर में लगे, स्वयं तारीफें कर रहे हैं। भाई मैं एक चैनल में इससे पहले काम करता था, एक बड़ा तारीखी झगड़ा हुआ था रमीज़ राजा साहब का और इनका। तो मुझे याद है कि रमीज़ राजा साहब ने एक जुमला बोला था, थोड़ा सा दब गया था, जिसमें उन्होंने कहा था तुम लोगों ने वर्ल्ड कप में क्या किया सबको पता है। ऐसी भी बात उन्होंने बोली। भाई कहने का मकसद है हम किसी ऐसी वैसी, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कहने लगे कि सऊद शकील के हवाले से। सऊद शकील को सारे लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से बचपन से खेला है, यहाँ तक पहुँचा है। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में लास्ट वो टीम में थे, कि उन्होंने कहा कि कसूरवार नदीम उमर साहब और आज़म खान है कि जिन्होंने जो है वो सऊद को नहीं खिलाया। मेरा सवाल ये यूसुफ भाई, एक बड़े चैनल पे आप बैठे हुए थे, आप एनालिस्ट थे, आपने निशानदेही उस PSL के मौके पे क्यों नहीं की? फिर आप 11 मैचों में टीम के कोच रहे, आपने किसी एक वनडे मैच में सऊद शकील की बात भी की, खिलाना तो छोड़ें, आप T20 क्रिकेट पे तो बात कर रहे हो, लेकिन आपने क्या एक मैच में आपने जो है वो कभी सऊद शकील के लिए बोला हो? आप तो इतने बड़े बैटर हो, कोई एक बैटर ही आपने प्रोड्यूस कर दिया। नदीम उमर साहब 4 तो कैप्टन, 2-3 तो कैप्टन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए 35 साल की खिदमत में। आप कैसे जो है वो, अच्छा फिर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, कराची का खिलाड़ी भी माजरत के साथ सरफराज को देखें, हम कहते रह गए सरफराज को होना चाहिए, अबरार को होना चाहिए, आप ट्रैवलिंग रिजर्व में ले जाते हो। ना सिर्फ खिलाड़ियों के साथ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑफिशियल्स कराची के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की क्रिकेट को आप इस तरीके से सबूताज ना करें। देखें ना, आप अगर आपने कैसे नहीं बोला कि क्यों नहीं खिलाया बाबर आजम ने, आप ये स्टेटमेंट देते ना, सऊद शकील तो इतने अरसे से टीम में। नसीम भाई, इसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे भी दिमाग में मोहम्मद यूसुफ को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन वहां से वक्त हो गया ब्रेक का। ठीक है, ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा एक मज़ेदार सा टॉपिक जो है वो हम उस पर बात कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नसीम भाई, मोहम्मद यूसुफ ने ये बात तो कह दी कि जी बाबर पर्ची पे नहीं आए, क्या उनमें इतने गट्स हैं? मोहम्मद यूसुफ, मेरा सवाल आपसे भी है
कि वो बताएं कि पाकिस्तान टीम में कौन कौन प्लेयर है जो पर्ची पे खेल रहा है, कौन है दोस्ती यारियां निभा रहा है। क्या इतने गट्स हैं कि ये बात भी आके बताएं कि कौन पर्ची है? चले आप ये कह रहे हैं वो पर्ची नहीं है, ठीक है आपने ये कह दिया, कौन पर्ची है वो तो बताने का गट्स रखें अपने अंदर। नहीं, मेरा ख्याल है ये बता नहीं पाएंगे, इस वजह से नहीं बता पाएंगे कि अगर वो बाबर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ रहे भी हैं, ड्रेसिंग रूम भी उन्होंने मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में शेयर किया हुआ है, बताएं ना कि बाबर आजम अपनी पसंद की टीम लेकर गए, थोड़ी हिम्मत करें ना कि ये वाला जुमला भी लेकर आए ना कि फ़खर जमान 10-12 मैचों से नाकाम थे, कैसे ले गए, शादाब को ज़िद करके लेकर गए कि ये जो है वो मेरा वाइस कैप्टन ही होगा। मकसद है वो अपनी मनमानी चला के गए। आप जब ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरियां के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं, ऐसे ही दिखाई दिया कि उन्हें पता है बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में ज़रा एक स्ट्रॉन्ग फिगर हैं तो उनको अभी सपोर्ट करें, फिर कम बैक हो जाएगा, ऐसे ही फील होता है कि भाई आप ट्राई किया है वैसे अभी बोलो तो सही कोई कि भाई इनको जॉब वॉब के लिए कुछ अभी तो मेरे ख्याल 2 महीने पहले 3 महीने पहले तक तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहम जिम्मेदारियों पे फाइज रहे हैं, वो बाबर आजम के साथ ही थे, तो अगर ये वाली बात वो करते हुए दिखाई दिए, मैं आपको बात कह रहा हूँ ना कि आप थोड़ा सा तो एहसास करो कि आप कौन सी बात कर जाते हो। और फिर मैं ख़ास तौर पे आपने क्यों नहीं बोले ये वाली चीज़। देखिए, मिसबाउल हक टेक्निकल कमेटी के सरबराह हैं, वो नेशनल स्टेडियम में खड़े होकर कहते हैं कि ये टीम जी कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और ज़का अशरफ की मुंतखब की हुई है, ये टीम जो है वो यानी टेक्निकल कमेटी का सरबराह जो इतनी अहम जिम्मेदारी पे मौजूद है वो खुल के बोलता है मीडिया के सामने। आप नहीं बोल सकते, आप बात नहीं कर सकते, आप कप्तानी को दिफा कर रहे हो। देखिए, हमारी भी बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला बाबर आजम को कामयाबी दे, अल्लाह ताला बाबर आजम को एग्रेशन दे, थोड़ा सा पाकिस्तान को कामयाबी। बात ये होती है कि हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना खुदा ना खास्ता में कोई बाबर से प्रॉब्लम है, बाबर अच्छा खेलते हैं, हम तारीफ करते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए हम सबको दुआ करनी है। लेकिन बात ये होती है कि नौकरी के चक्कर में ना इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए मोहम्मद यूसुफ साहब, क्योंकि फिर आजकल अब वो दौर नहीं रहा पुराना के बोल के निकल गए, बस एक अखबार में आया, अब तो सवाल पे सवाल निकलेंगे। अच्छा आतिफ, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं अक्सर, क्योंकि मेरी ज़ाहिर क्रिकेट पे इतनी ज़्यादा वो नहीं है, अक्सर मैं सुनता हूँ कि जी कराची के खिलाड़ी के साथ जाती होती है, ये है क्या? ये शायद एक आम शायकीन क्रिकेट भी जानना चाहेगा कि खिलाड़ी तो पाकिस्तान का कहलाता है लेकिन कराची के खिलाड़ी के साथ जाती होती है, ये मतलब क्या है इस बात का? देखें, ज़्यादती से वही बात है कि अगर उनका प्लेयर हमारा यहाँ से कोई प्लेयर जैसे परफॉर्म कर रहा है तो सेम वहाँ, क्योंकि एक दोनों प्लेयरों में होता है, एक वो कह रहे हैं उसको कि राइवलरी होती है, या दोनों सेम होते हैं, तो उसमें यानी कि अब वो अपने प्लेयर को फेवर देते हैं, फेवरिज्म हो जाता है। क्योंकि आप अगर देखें 2000 के बाद से तो शोएब मलिक के टाइम से आप उठा के देखें हिस्ट्री, तो वो उन्होंने अपने टाइम पर बहुत प्लेयरों को डेब्यू कराया, क्योंकि जो परफॉर्मर होता है वो डेब्यू नहीं करता। इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज़ 2000 से मैं जो देख रहा हूँ वो यही चीज़ हो रही है कि जो लड़का परफॉर्म कर रहा है वो लड़का अगर वो पंजाब का है या कराची का है, कराची का तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं खुद 2 साल का बेस्ट बॉलर रहा हूँ, 2013-2014 का फर्स्ट क्लास का बेस्ट बॉलर था, तो मुझे नहीं कंसीडर किया। यासिर शाह ने 37 आउट किए थे 2011 में, और उस टाइम मेरे 52 आउट थे, 52 आउट, तो यासिर शाह को डेब्यू 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ कराया गया था। रही बात यूसुफ भाई, एक चीज़ आपने भी बोली कि बाबर मेरिट पे आया है, तो बाबर 37 फर्स्ट क्लास के मैच खेलकर एक भी 100 नहीं था जब उसका पाकिस्तान टीम से डेब्यू हुआ, तो किस परफॉर्मेंस पे डेब्यू कराया आपने? ये चीज़ सोचनी चाहिए ना। और रही बात टीम के अंदर, तो आप देखें कि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, बाबर अब खुद एज अ कप्तान है, तो कप्तान होते हुए उसको चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मेरा ऑलराउंडर परफॉर्म नहीं कर रहा, शादाब मेरा नवाज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरा ओपनिंग स्टैंड परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं रिप्लेसमेंट की तरफ जाऊँ। जब ये चीज़ें वो नहीं सोचेगा तो फिर क्या कप्तानी करेगा वो? कप्तानी तो मैं नहीं समझ रहा, विकेट रीड करना उसको नहीं आती, टीम को चलाना उसको मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो टीम को कैसे लेके चल रहा है। अब आप देखें नेक्स्ट जो लास्ट मैच हुआ है उसमें इंडिया वाले मैच में जिस तरह उसने वो एक हरकत की है कि यार आफ्टर मैच कोहली से शर्ट लेना, यार ये बनता नहीं है यार। आप अभी अंडर 19 के बच्चे नहीं है, आप पाकिस्तान टीम ने बोला ना कि अपने चाचा के बच्चे के लिए ले रहे थे आप वहां जाके शर्ट। अब बात फिर वही है नसीम भाई कि अब उस शुक्र है वसीम अकरम के उस पर नहीं कूद गए। नसीम भाई, आपका भी ज़ाहिर है कितना बड़ा तजुर्बा है सहाफ़त का, आप बहुत करीब से जानते हैं, क्या वाकई कराची के लड़कों के साथ ज़्यादती हो रही है? जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 52 विकेटें ली हुई थी, यासिर शाह ने कम ली हुई थी, सिलेक्शन यासिर शाह का हो गया, ऐसे ना जाने कितने ऐसे होंगे, आपको पता होगा, तो क्या ज़्यादती होती है वाकई में कराची के खिलाड़ी के साथ? शेरी भाई देखिए, इसी वर्ल्ड कप की आप एग्जाम्पल ले लें, सारी दुनिया बात करती रही अबरार अहमद को टीम में होना चाहिए, अबरार अहमद दिखाई नहीं दिया, कराची लियारी का लड़का है। आपकी टीम में होना चाहिए था सरफराज अहमद को, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता रिजवान को अल्लाह ना करे कोई इंजरी होती है तो सरफराज ही उसका रिप्लेसमेंट था। हारिस अभी इतने यंग है, सब लोग हवाले दे रहे थे, लेकिन इन दोनों को शामिल नहीं किया, तो खुल के नज़र आ रहा होता है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुझे इस बात का है
मैं जो उनसे सवाल करना चाहता हूँ यूसुफ भाई, आप माशाल्लाह एनालिस्ट भी हैं, आप बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप ये तो कह रहे हैं कि आप कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसने या पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के जिसने बनाया है, सरफराज अहमद बचपन से उनके साथ खेले, पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अनवर अली, फ़खर जमान में नाम गिनवाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 34-35 साल में गिरा कदर। आप मकसद है कि आप कैसे ये बात कह रहे हो, फिर आपने निशानदेही क्यों नहीं की? कहीं एक जगह तो आप स्टेटमेंट देते, आज आप सऊद की बात कर रहे हो, आप जब 11 मैचों में ओडीआई के पाकिस्तान के डगआउट में मौजूद थे, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, अहम जिम्मेदारी पे थे, कहीं एक जगह तो कहते, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दो कि जिसमें आपने उस दौर में ये कहो नहीं सऊद शकील को वनडे में भी होना चाहिए। आप तो जो वहाँ पे टीम मैनेजमेंट और जो खिलाड़ी जो 3-4 पावर जो आज हमें दिखाई दे रहा है एक पावर खिलाड़ियों का, आप उस पावर के आगे आप क्या बोल पाओगे? हमें पता है आप भी खामोशी से बैठे रहते होगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर, बड़े बड़े कुछ नहीं कर पाए। जब टीम का एक ग्रुप बन जाता है और वो पावरफुल होता है, ये पावर अगर इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो ये जो पावरफुल ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख देखी कैसे बदलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप सिर्फ ये बता दो, आपने खिला लिया था सऊद शकील को, आप तो पाकिस्तान के कोच थे, अब आपको कौन रोकेगा सर? आप तो आप टीम में नहीं ले सकते, तो कोई स्टेटमेंट दिया था आपने कोई कि इसको लेना चाहिए, चलो आप सिलेक्टर नहीं है, आपने कोई ऐसी बात की थी? आप जब तक जिम्मेदारी पे रहे, आपने किस जगह पे सऊद शकील का इवन टेस्ट क्रिकेट के लिए भी स्टेटमेंट दे दिया? मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि आप बात ये कर रहे हो। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, पहले कराची के खिलाड़ी, हम कराची, पाकिस्तान, लाहौर, कोयटा सिर्फ पाकिस्तान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम कोई बात ऐसी नहीं करना चाहते कि कराची लाहौर अलहदा है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। लेकिन अगर सरफराज और अबरार आप दोनों को देखेंगे कि वो दोनों बाहर बैठे हुए हैं, जो पूरी कौम बात कर रही थी, तो लोगों के जहन में ख्याल आता है सरफराज अहमद किस तरीके से अचानक कप्तानी से हट जाता है। आज तक हम बाबर की कप्तानी को डिस्कस कर रहे हैं, क्या सरफराज की कप्तानी को कोई डिस्कस करता था? कोई नहीं करता था, क्योंकि आपको एक नेचुरल कप्तान मिला हुआ था। ये बाबर आजम या जितने भी ये प्लेयर्स हैं, मैं शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, फ़खर जमान, हसन अली, शादाब, ये किस दौर में ग्रूम हुए थे? ये सिर्फ उसी दौर में जब सरफराज कैप्टन थे, उस वक्त ग्रूम हुए थे। और सरफराज को किसने ग्रूम किया है? वो ग्रूम किया है नदीम उमर साहब ने, वो किया है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने, जिनके बारे में आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने बहुत ही मकसद है कि जो वहाँ मुँह में, और फिर कराची के, अब ऐसा लग रहा है पहले कराची के क्रिकेटर, अब कराची के जितने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नदीम उमर साहब कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और 34 साल की खिदमत में, मैं बता रहा हूँ ना, खिलाड़ियों की एक लाइन उनके अगेंस्ट भी अब बातें होने लगी। करना शुरू। अच्छा नसीम भाई, जो आजम खान, मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, वर्ल्ड कप से पहले उनकी भी बड़ी बात हो रही थी, क्या उनकी सिलेक्शन बनती थी? आजम खान की अभी T20 में सिलेक्शन है। आजम खान आज दुनिया की, आपको पता है अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग हुई थी, मोइन खान साहब का साहबजादा आजम खान महंगा तरीन प्लेयर था उस लीग का, सबसे महंगा प्लेयर, जिसमें आपके कई सारे स्टार्स पाकिस्तान के भी खेल रहे थे। वो हर लीग में जाके परफॉर्म कर रहा है। आजम खान को कौन लाया था? आजम खान को कोयटा ग्लैडिएटर लेकर आई थी कि उन्होंने शामिल किया था। आज अगर वो एक आजम खान के बारे में सारी दुनिया का महंगा प्लेयर बना हुआ है, तो ये क्रेडिट भी नदीम उमर साहब को और कोयटा ग्लैडिएटर्स को और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब तो नहीं, क्योंकि क्लब उनके वालिद साहब का, मोइन खान साहब का था, लेकिन मोइन खान साहब का बहुत बड़ा रोल रहा, इन सब लोगों का बड़ा रोल रहा था। बिल्कुल जी, इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, नौकरी वैसी लग जानी है, आपको मिल जाएगा लेटर जो अगर मिलना होगा, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट ना दिया करें, पहले पूरी रिसर्च किया करें, फिर स्टेटमेंट दिया करें, अदरवाइज फिर इस तरह की चीज़ें भी हमारे सीनियर सहाफ़ियों से सुना करें। वक्त तो ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। अगर हम बात करते हैं नगमों की, तो नगमे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऐ मेरे वतन के सजीले जवानों, ऐ राय हक़ के शहीदों। इसी तरह अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट पे भी मुख्तलिफ नगमे बनते हैं जो हमारा बड़ा एक मोराल ऊपर करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जवाद अहमद ने इससे पहले भी एक नगमा बनाया था, जो वो ये था कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। वो आज भी हम अक्सर गा रहे होते हैं। जवाद अहमद ने एक और नगमा जो है वो कंपोज किया है, जीत की लगन, उन फैंस के लिए जो आजकल बड़ा मायूस हुए हुए हैं, उनके लिए जीत की लगन आया। हमारे नुमाइंदे अकील अहमद जवाद अहमद से बात करें, आइए आपको सुनवाते हैं। तुम जीतो या हारो, ये गाना जो है ये जवाद अहमद गुलकार जो हैं उन्होंने गाया हुआ है, और अब उन्होंने गाया है कि जीत की लगन। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद अहमद। उनसे पूछते हैं
कि ये कैसा क्यों महसूस हुआ अब जीत की लगन? हालांकि हर वक्त जो है वो गाना तो यही गाया जाता है, तुम जीतो या हारो। देखें, अब ये काम ख़त्म होना चाहिए। ये गाना तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, ये मैंने पाकिस्तान के लिए इसलिए लिखा था और गाया था क्योंकि मुझे लगता था कि पाकिस्तान जब हारता है ना तो पाकिस्तानी बहुत नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। ये गाना जब से आया है मुझे क्रिकेटर्स कहते हैं कि जवाद भाई आपने हमें बचा लिया। मोहम्मद हफीज़ ने मुझे कहा, उमर अकमल ने कहा, बहुत से लोग, कामरान अकमल ने, तो बहुत से लोग कहते हैं और वो समझते भी हैं ये बात। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि इस वक्त वर्ल्ड कप में जीत की लगन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने जीतना है इस दफ़ा, तो अगर तो हारे तो वो गाना पड़ा ही हुआ है, लोग चला लेंगे और गुस्सा कम कर लेंगे अपना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये गाना चले इस दफ़ा, ताकि हम जीतें, हम हारे ना। और ये जो गाना है इसमें बड़ी मेहनत हुई है। जीत की लगन को म्यूज़िक दिया है सारिल बग्गे ने, आसिम रज़ा ने इसको लिखा है, मैंने इसको बड़े पैशन के साथ गाया है। मुझे लगता है कि ये लोगों के दिलों तक जाएगा और पाकिस्तानी टीम मेरे गाने सुनती है, इनको बड़ी अच्छी तरह पता है मेरे गाने। ये अगर बार बार चलेगा पाकिस्तान में तो मुझे यकीन है कि मोराल जो है ना वो हाई होगा और पाकिस्तानी टीम जीतेगी। तो ये किसको डेडिकेट किसको कर रहे हैं? ये क्रिकेट टीम को ही कर रहे हैं या पूरी कौम को कर रहे हैं आप? पूरी कौम को कर रहा हूँ। क्रिकेट टीम तो साथ आ जाती है ना, पूरी कौम को कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हमें भी ज़रूरत है इस एक कहते हैं ना पॉजिटिविटी की, मुस्बत रवैये हमें चाहिए। हमें इस वक्त बड़े प्रेशर्स का सामना है पाकिस्तान के अंदर, तमाम लोग बड़े प्रेशर में हर लिहाज से। तो मुझे लगता है ये उनको एक प्यार, मोहब्बत और एक पॉजिटिविटी देता है और ये गाना जो है पाकिस्तान का जो मोराल है वो बढ़ाएगा। थोड़ा सा फिर गुनगुनाई दें ताकि नाजरीन भी खुश हों। रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुम हौसलों पे न शिकन आए, हिम्मतों में न थकन आए, तेरे हर कदम पे है लाखों दुआएं, तुम बस रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुम रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम। बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब आपका, और आपने जिस तरह जीत की लगन गा दी है, कौम भी खुश होगी और उसको मोटिवेशन मिलेगी। और इसी तरह क्रिकेट टीम जो इंडिया में इस वक्त मौजूद है, रवायती हरीफ भारत के मुल्क में, तो वो उसको भी मोटिवेशन मिलेगी और वो अपनी वर्ल्ड कप में पशकदमी जारी रखेगी और सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक पहुंचकर कौम को ट्रॉफी जीतकर तोहफा देगी। जी, ये थे जवाद भाई, और नो डाउट जवाद भाई ने पहले बहुत सारे प्लेयर्स की मुश्किल आसान कर दी कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अब भी यही हम देख रहे होते हैं, फेसबुक स्टेटस भी आ जाते हैं और ये भी चीज़ हो जाती है। अब उन्होंने भी, जवाद भाई ने भी ये महसूस कर लिया कि भाई जीत ज़रूरी है, इस वजह से उन्होंने कहा जीत की लगन। नसीम भाई, हमारे सिंगर्स भी ये महसूस कर रहे हैं कि जीत की लगन होनी चाहिए। किस तरह हम ब्रेव बनाएं, किस तरह बहादुर बनाएं हम बाबर को कि निकले टीम और जिस तरह खेलना हम देखना चाह रहे हैं वो उस तरह खेले। इस सबसे पहले तो जुल्फ़िकार भाई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब बहुत ही अच्छी स्टोरी की उन्होंने, और बहुत टाइमली स्टोरी की। ख़ास तौर पे इस वक्त जीत की लगन की बहुत ज़रूरत दिखाई दे रही है। हम बोल रहे हैं अभी इंडिया का मैच हो गया, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तो अभी तो जीत की लगन तो नज़र आए, कुछ एहसास तो नज़र आए, कुछ इंटेंशन तो नज़र आए। अच्छा, वैसे नसीम भाई ये जो नगमे होते हैं ये वैसे मोटिवेशन बड़ी पैदा कर देते हैं। हमारे यहाँ जब जंगों में 1965 की जंग में मैडम नूरजहां ने इस तरह का नगमा लाया था, तो वो आज भी अगर हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये नगमे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखें 1992 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान वाहिद टाइटल जीता है, उस वक्त के कप्तान जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वालियाँ सुना करते थे, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, और बड़ा वो हुआ था और पूरी टीम को भी सुनवाते थे। जब टीम की वैन जारी होती थी तो उसके अंदर भी एक विर्द अल्लाह और बस जो मोटिवेशन आती है, ये बात तो जो है ना वो जिस अंदाज की और वाकई आती है। और ये जो तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वाकई आप सही कह रहे हैं, बहुत ही पुराना हो गया। कब तक प्यार तो हमें रहेगा, ज़ाहिर है हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, इसमें शुबा नहीं है, लेकिन तकलीफ बहुत पहुंचती है जब आप लड़ते नहीं हो। टीम रिलैक्स हो जाती है ना, जीतो या हारो प्यार तो है। हाँ बिल्कुल, अब उन्होंने सही कहा, अब सिर्फ जीत की लगन, अब दूसरी बात नहीं करनी, जीत की लगन। देखिए वो एक तकलीफ होती है कि जब हमारी टीम लड़ती नहीं है, हमें ये अफसोस बहुत, देखिए हार और जीत होती है, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। हम जब गिव अप करते हैं ना, जैसे हमने इंडिया के खिलाफ किया, कुछ तो आप स्टैंडिंग अपनी शो करते हैं। आपने 155 से 191 तक पूरी टीम आउट हो गई, ये कैसी स्टैंडिंग है। कल अफगानिस्तान की आखिरी 4 विकेटों ने 94 रन स्कोर किए थे, आपके नीचे के बैटर क्यों जिम्मेदारी नहीं ले सके?
अगर आप टॉप ऑर्डर, आप देखिए आज श्रीलंका का टॉप ऑर्डर 125 रन स्कोर करता है, आपके किसी टॉप ऑर्डर, क्या ये जहन में है हमारे 21 ओवर में हमारे ओपनर जो है वो 125 रन कर देंगे? हमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। तो जवाद भाई की जीत की लगन की जानिब जाना चाहिए। बिल्कुल जी, जीत की लगन। और उन्होंने फिर एक बात कह दी कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मेरे मुंह में खाक, अगर हार गए तो पुराना पड़ा हुआ है फिर लगा देंगे। तो उन्होंने वो सेफ्टी प्रिकॉशन आप वैसे मुझे पुराने वाले के लिए तैयार लग रहे हैं ज्यादातर शहरी नहीं, भाई। अल्लाह ना करे, मैंने कहा मेरे मुंह में खाक। देखिए नया एज अ पाकिस्तानी तो हम सब ज़ाहिर है बड़ा सही बात होते हैं, और ये जो फिर हमारे अंदर से चीजें निकल रही होती है ना, वो भी इस वजह निकल रही होती है कि हम आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, तकलीफ होती है, या फिर फाइट करते हैं। देखिए अगर आप फाइट करके हारेंगे ना तो कोई दुख नहीं, कोई पार्ट ऑफ गेम है, एक ने जीतना है एक ने हारना है, लेकिन बिल्कुल ही हाथ में दे देंगे तो फिर बड़ा अफसोस होता है। आतिफ, अब जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में सवाल किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अलार्म बजा दिया, अलार्मिंग हो गया है, उन्होंने घंटियां बजा दी हैं कि नहीं बस बहुत हम हो गए, नसीम भाई की बात को बहुत सीरियस लेके वो जो है वार्म अप हो गए दोबारा। अभी जो हमारा मैच है पाकिस्तान का, उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, आप समझते हैं कुछ है? जी बिल्कुल, चेंजेस तो बनती हैं क्योंकि आपके सामने जो आपकी टीम, वही बात आती है कप्तान, अब कप्तान और जो है कप्तान तो चेंज नहीं कर सकते ना। नहीं, कप्तान को ये चीज़ सोचना चाहिए, मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, कोच से बात करनी चाहिए कि यार अब मुझे टीम थोड़ी चेंज करनी चाहिए, या मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि टीम शायद चेंज होगी, सेम टीम से बाबर खेलेंगे। यहाँ पर हमारे पास रिप्लेसमेंट्स हैं। रिप्लेसमेंट कौन है हमारे पास? यहाँ हमारे पास रिप्लेसमेंट में वो क्या नाम है उसका, किसकी जगह? ये बाबर ने उसको खिलाना था ना। नसीम भाई आप बताएं अभी क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या रिप्लेसमेंट? उसामा मीर की बात कर रहे हैं। उसामा मीर को होना चाहिए क्योंकि अब आपके सामने शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा, नवाज भी परफॉर्म नहीं कर रहा। अब जो है परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इफ्तिखार परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग में, और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन जो है वो सऊद शकील भी है, तो आप ऑप्शन है आपके पास, आप सऊद शकील को तो नसीम भाई चांस मिल ही रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया से हमारा मैच है, आया जो टीम हमने इंडिया में उतारी थी वो ठीक थी, उसी को अपने आप को इम्प्रूव करना है, या फिर कुछ चेंजेस आप समझते हैं? आपने उस वक्त कहा था फ़खर को खिलाना चाहिए इंडिया के मैच में, बट जो है इनाम दोबारा आ गया। देखिए फ़खर को उस मैच में खिलाना चाहिए था। अब मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में तो कम से कम यही ओपनिंग पेयर रहे, कम से कम उनको पूरा चांस दूसरा ज़रूर मिलना चाहिए। आप फ़खर के बारे में आप इस मैच के बाद सोचें, इस मैच में तो रखें। उसामा मीर होना चाहिए, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखें बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो पा रहा है शादाब से। अब शादाब सिर्फ इस वजह से कि वो वाइस कैप्टन है, बाबर ज़बरदस्ती वाइस कैप्टन बना के लेकर गए, तो आप खिलाए जाएं भाई वाइस कैप्टन की वजह से, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वाइस कैप्टन टीम का हिस्सा ही होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हटा सकते, तो उसामा को ला के चेक तो करें ना। आप देखें, आपने अब्दुल्ला शफीक को जब चेक किया तो पता चला कि अब्दुल्ला शफीक ने जो एशिया कप में एक मैच खेला 50 कर दिया, यहाँ खेले सेंचुरी से स्टार्ट ले लिया। चेंज करेंगे तो पता चलेगा। बाबर का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो चेंज नहीं करना चाहते अपने लोगों को। बाबर, आपको बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए और जीत की लगन को बहुत सीरियस लेना चाहिए। जीतो या हारो को जैसे आप लोगों ने सीरियस ले लिया ना, अब आपको लेना चाहिए जीत की लगन को शिद्दत से सीरियस। और हमारी भी दुआ है, सबकी दुआ है कि पाकिस्तान जो है सारे मैचेस भी जीते, वर्ल्ड कप भी जीते, और हर पाकिस्तानी की यही दुआ है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।